जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा, कल हमने जो है बात की थी शुगर पे। तो कल की शुगर पे जो थी बात, वो उसका ख़ुलासा कुछ इस तरह से है कि नॉर्मल पर्सन की जो शुगर फास्टिंग में वो 99 है, और खाने के बाद ना 2 घंटे बाद वो है 139। ये तो है नॉर्मल की। और जब शुगर का उस पर वो सर्टिफिकेट लगेगा कि हाँ भाई इसे डायबिटिक हो गई है, तो फास्टिंग उसकी अगर 126 हो जाती है तो डायबिटिक हो जाएगी। और अगर शुगर उसकी 200 हो जाती है खाने के 2 घंटे बाद, तो वो डायबिटिक हो गया। तो 100 से लेके 125 तक फास्टिंग, 100 से लेके 125 तक फास्टिंग, ये अल्लाह ताला ने बाउंड्री रखी है कि भाई आप इसके दरमियान में अगर फास्टिंग आती है तो आप मेहनत करके, खाने में एहतियात करके आप वापस नॉर्मल में आ सकते हैं, और इतने में आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और खाने के बाद अगर आपकी 140 से लेके 199 तक है, देखिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मार्जिन दिया हमें कि इसमें अगर आपकी शुगर है तो आप मेडिसिन ना लें, मेहनत करके वापस नॉर्मल वालों में आ जाएं। तो अब सवाल ये है कि शुगर होती क्यों है, और इसी सवाल का जो जवाब शुरू होता है वो फिर एक सवाल से होता है कि एक नॉर्मल पर्सन की शुगर कहाँ चली जाती है खाना खाने के बाद, कि वो अगर 4-5 चम्मच ग्लूकोज के ले और 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करे, तो वो शुगर उसकी कहाँ चली जाती है, वो 140 से नीचे कैसे रहती है। क्योंकि जब हमें ये रास्ता मालूम होगा कि वो शुगर कहाँ गई है, तो हम उस शुगर वाले की भी शुगर वहीं पे पहुंचा देंगे। ठीक है ना, जिसकी शुगर खून में घूम रही है 400 बन के, हमें वो रास्ता और वो तरीका मालूम होगा कि नॉर्मल की कहाँ गई है, तो उसकी भी हम वहाँ पे पहुँचा देंगे, तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि शुगर अगर ब्लड में रहती है ज़्यादा, तो खून की जो बारीक बारीक नालियाँ हैं, देखिए धागे से भी बारीक नाली हैं, और वो उसमें से वो ब्लड जाता है, पूरी बॉडी को हमारे जो है न्यूट्रिशन मिलती है, पूरे जिस्म में ग़िज़ा जाती है, और फासिद मादे जो वहाँ से जो रॉ मटेरियल होता है वो वापस ब्लड में आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से निकल जाती है, और यूरिया क्रिएटिनिन जो है बाकी पेशाब से, और बाकी फिर पोटी से। तो निज़ाम इखराज भी बेहतर रहता है और न्यूट्रिशन भी अच्छी रहती है। तो जिनकी खून की नालियाँ अच्छी कुशादा होंगी वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छी तरह पहुँच सकेगी, और जिनकी खून की नालियाँ तंग होगी और उसके गिर्द चर्बी होगी, तो वहाँ पे फिर न्यूट्रिशन पहुँचना जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में थोड़ा मुश्किल होगी। ठीक है, इतनी बात आ गई ना समझ में। अब देखें ये जो कुशादा गली है यहाँ की, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी आ सकती है, एम्बुलेंस भी आ सकती है, ट्रक भी आ सकता है, और यहाँ से सफाई भी हो सकती है और ग़िज़ा भी आ सकती है। लेकिन अगर हम दूसरे कराची के हिस्सों में जाएंगे जहाँ तंग गली हैं, वहाँ पे हर चीज़ की प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से हमारी खून की नालियाँ अगर कुशादा होंगी तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छी पहुँचेगी, दिमाग में और हर ऑर्गन में, तो वो बेहतर अंदाज में काम कर सकेगी। तो वापस हम उस सवाल की तरफ आते हैं कि ये शुगर जो है ये गई कहाँ और कैसे गई। तो या तो इसका तरीका ये है कि आप भी अपने अपने तुक्के लगा लें, या डायरेक्ट मैं बता दूं तो टाइम। अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं, तो कुछ केमिकल हमारे निकलना शुरू होते हैं, और वो लबलबे में जाते हैं, और लबलबे से वो इंसुलिन निकालना शुरू कर देते हैं। वो इंसुलिन लबलबे से निकली और जाके हमारे जितने भी पट्टे हैं और जिगर है, यहाँ पे उस ग़िज़ा को पहुँचा देती है। यानी जो ग्लूकोज जो गया है हमारा, वो हमारे पट्ठों में चले जाते हैं, जिगर में जाके स्टोर हो जाते हैं, फैट में जाके स्टोर हो जाते हैं, और ये सारा काम जो करती है, जो गेट खोलती है पट्ठों के, चर्बी के, लीवर के, वो गेट खोलती है इंसुलिन।
तो इंसुलिन वो चाबी है जो कि ताले खोलती है और गेट खुलता है और हमारे जो ग्लूकोज एक्सिस है वो हमारे पट्ठों में चला जाता है और पट्ठे उसको एक एनर्जी के तौर पे, ताकत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पहुंच गई? खा खा के अगर वेट ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन भी ज़्यादा बनेगी और उसे काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जैसे तंग गलियों में सामान पहुंचाने में दिक्कत होती है, इसी तरीके से इंसुलिन को भी टिश्यू में और पट्ठों में पहुंचाने में ऐसी ही दिक्कत होगी। तो उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन जो है वो बन तो रही है लेकिन बॉडी में चर्बी होने की वजह से वो उस ग्लूकोज को पट्ठों में नहीं डाल पा रही, तो फिर वो इंसुलिन और निकलती है। तो एक तो इस वजह से फिर वो शुगर ब्लड में ही घूमती रहती है और वो पट्ठों में नहीं जा पाती। एक वजह तो ये हो गई। और दूसरी वजह ये होती है कि लबलबा हमारा जो है वो, उसकी सलाहियत है कि वो 100 इंसुलिन बनाएगा मिसाल के तौर पे, लेकिन उस पर हमने लोड डाल दिया 200 का। खूब खाना खाया, खूब रोटियां खाई, खूब मीठा खाया, अब उसकी कैपेसिटी तो ये थी कि वो 100 बनाए। लोड डाल दिया उस पर 200 का। चले एक दिन डाल दिया, 2 दिन डाल दिया, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, तो इतना लोड डलने से जो है ना वो थक जाता है, उसके सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से इंसुलिन ही कम निकलती है। तो जब इंसुलिन कम निकलेगी तो वो पट्ठों में नहीं जाएगी और पट्ठों में नहीं जाएगी तो खून की बारीक नालियों में चलती रहेगी। वो शुगर जब बारीक नालियों में चलेगी तो वो नालियों को करेगी डैमेज। तो जिस्म के पूरे ऑर्गन जो है वो बारीक बारीक नालियों पर चल रहे हैं और डैमेज हो जाते हैं वो शुगर से। तो इंसान जो इतना बड़ा बनता है, इतना ताकतवर बनता है और चल रहा है वो धागे से बारीक नालियों पे। इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को पट्ठों में पहुंचा देती है और पट्ठे उसको बतौर एनर्जी यूज़ करते हैं। अब कोई सवाल है जहन में तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एज फैक्टर भी है इसके अंदर कि जी 40 में कितना होना चाहिए, 50 में कितना होना चाहिए? शुगर का एक ही लेवल है, कोई एज फैक्टर नहीं है। जो बताए हैं ना यही है। 139 खाने के 2 घंटे बाद और 99 नाश्ते से पहले, चाहे कुछ भी एज है। तो सर ये लेवल कम ज़्यादा जो होता रहता है, पहले 97 में ये मेरे ख्याल में काफ़ी कम था, उसके बाद दोबारा ये लेवल कम ज़्यादा जी ये कौन मुकर्रर कर रहा है? जी आपने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है ये हम लोग ही इसको मुकर्रर करने में कौन सा लेवल है? हाँ मैं बता सकता हूँ। लेवल जो है ना ये पहले भी यही था कि भाई 200 है। अब भी आपको जो दवाएं खिलाई जाएंगी वो 200 पे खिलाई जाएंगी, 200 से पहले दवा नहीं खिलाएंगे। फिर दूसरा ये कि हमारे यहाँ तो डेटा नहीं है, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में वहाँ पे डेटा होता है कि भाई इसकी इतनी शुगर थी तो इसके साथ ये हादसा हो गए, इसका किडनी ऐसे चला गया, आई ऐसे चली गई। और जिन्होंने नॉर्मल रखा है तो उनकी ये चीज़ें सेट रही हैं। तो ये डेटा वहाँ पे सारा फीड होता है और सब वो काउंट करके फिर ये एक गाइडलाइन देते हैं कि ये है। और उस गाइडलाइन को हमने समझा है, अल्लाह ताला के इस निज़ाम को हमने समझा है, तो समझ के फिर आगे फैलाया है। तो बनाया हमने नहीं है, गिनती हमने रखी है नॉर्मल बंदों की। गिनती आगे पीछे जो हो जाती है, आगे पीछे की बताई ना, रेंज है ना 99, रेंज कुछ और थी अब कुछ और है। रेंज अब भी वही है, लेकिन अब आ गई ये प्री डायबिटिक के। यार जिनका 100 से ज़्यादा रहता है ना वो ज़्यादा अस्पतालों में नज़र आए हैं बाद में, 10 साल के बाद। जब हम किडनी सेंटर जाएंगे या SIOT जाएंगे तो हमारे यहाँ तो अभी रश इतना है कि हम डेटा ही नहीं लेते, लेकिन वहाँ डेटा होता है एक का कि यार 10 साल पहले इसकी इतनी शुगर थी तो अब इसको किडनी का ये प्रॉब्लम हो गया है, इसको ये प्रॉब्लम हो गया, इसको इतने अरसे से शुगर है और ये इतने नॉर्मल है वो तो नहीं आ रहे। तो ये पूरा डेटा इकट्ठा करके फिर ये बताया गया है कि यार ये है, उनका सिस्टम है, वो सारा वहाँ पे रिकॉर्ड होता रहता है। अपना मेरा सवाल ये, एक बंदे को शुगर है, एक को शुगर नहीं है, अब एहतियात दोनों क्या करें? कुछ शुगर है वो क्या एहतियात करें और किसी शुगर नहीं है खाने पीने में, समझे, वो चाहता है कि वो भी नहीं, तो वो क्या एहतियात?
ये बड़ा बड़ा सवाल है वाला। नहीं, इसका जवाब जो है वो बिल्कुल आसान है। हमने स्कूल लाइफ में हमारे उस्तादों ने एक वाक़या बताया था कि एक मुल्क हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी मुल्क के बादशाह ने एक हकीम भेजा कि जाके आप वहाँ मदीने के लोगों की इलाज करें। तो वो 2-3 महीने रहा, लेकिन वहाँ कोई मरीज ही नहीं आया। तो वो उसने फिर पूछा कि भाई क्या मसला है, या कोई बीमार नहीं होता क्या? तो वहाँ पे फिर उसे बताया कि देखे भाई, जब हमें इंतहाई भूख लगती है ना, तब हम खाना खाते हैं, और अभी हमारी भूख खत्म नहीं होती, हम हट जाते हैं। और हम तो जो है जब खाने बैठते हैं तो पुलिस वाला ही आके उठाए तो उठते जी। डायबिटीज और एक्सरसाइज भी एक चैप्टर है, और डायबिटीज और ड्राइविंग भी एक चैप्टर है। तो शुगर के मरीजों को एक बात और अभी तक की जो रिसर्च है वो ये है कि शुगर ज़्यादा होने से इतना नुकसान नहीं होता जितना हाइपो में जाने से होता है, ठीक है। और जब कोई डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पर है, उसने जब एक्सरसाइज करनी है तो इंसुलिन को और एक्सरसाइज को और खाने को पूरा मुआवजा करे कि मैंने इतनी एक्सरसाइज करनी है कि इसके बाद मेरी शुगर लो होगी तो मैंने इंसुलिन कम लगानी है।